जी पेज 241 था हमारा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। सेक्शन 7 ही पढ़े थे हम, और हमने ये बात डिस्कस कर ली थी कि ये सेक्शन सिर्फ लगता है रेजिडेंट लोगों पे और ऐसी प्रॉपर्टीज़ पे जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, और प्रॉपर्टीज़ से मुराद इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है। रूल क्या था जी? रूल ये था कि आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी फेयर मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी, उस फेयर मार्केट वैल्यू का 5% जो है वो आपकी इनकम माना जाएगा, और उस इनकम का जो 20% है वो आपसे टैक्स वसूल किया जाएगा। ये डीम्ड इनकम है जी। डीम्ड इनकम से मुराद है इनकम समझी जाएगी, ये इनकम होती नहीं है। ओके। फिर हमने 2 एक्सेप्शंस पढ़ ली थी कि जब आप अपनी प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट निकाल के बैठे हो तो आपने उसमें से कुछ चीज़ें निकाल देनी है। पहली चीज़ थी कोई भी एक कैपिटल एसेट जो आप ओन करते हैं, तो एक कैपिटल एसेट आपको निकालने की इजाज़त है। ओके। नंबर 2, वो जगह जहाँ से आप बिजनेस चला रहे हैं वो भी निकालने की इजाज़त है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि आप एक्टिव टैक्स पेयर हों, यानी कि आप अपनी रिटर्न वक्त पर जमा करवा रहे हो। तो एक्टिव टैक्स पेयर वो शख्स होता है जो कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न वक्त पर जमा करा रहा हूँ। नहीं नहीं, एनटीएन नंबर हो नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास सीआरएन नंबर हो तो इसका मतलब ये है कि आप पेपर भी पास कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पेपर भी पास होने चाहिए वक्त पे। तो जो शख्स वक्त पे अपने पेपर पास कर रहा है शायद वो एक्टिव स्टूडेंट है। तो सेम बात यहाँ पर है कि जो शख्स वक्त पर अपनी रिटर्न जमा करा रहा है वो एक्टिव टैक्स पेयर है। आइए जी तीसरी चीज़ देखते हैं कि जब आप अपनी प्रॉपर्टीज़ की लिस्टें निकाल के बैठे हों जिसके ऊपर आपने फेयर वैल्यू का 5% लगाना है, मजीद कौन सी चीज़ आपने काट देनी है? सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चरल लैंड वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज कैरिड आउट बाय पर्सन। लें जी, अगर कोई आपके नाम पे ज़रूरी ज़मीन है, आपके नाम पर हो, आप मालिक हो, ओके, आप मालिक हो ज़मीन के, और वहाँ पे आप खुद एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे हो, क्या मतलब है? ठेके पे ना दी हो। अक्सर हमारे यहाँ पर आवाज़ है कि हमारे पास ज़रूरी ज़मीन होती है, हम आगे किसी को ठेके पे दे देते हैं। तो सर आप ही मालिक हो और आप ही उसके ऊपर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे हो, तो वो ज़मीन भी निकल जाएगी, उस पे भी आपने 7 ही नहीं देना। ओके। लेकिन वो कहता है कि फार्म हाउस मत काट देना, फार्म हाउस बना होगा उसको नहीं काटना, उस पर 7 ही देना है। एंड लैंड एनेक्स देयर टू, या उससे मुल्हका जमीन। तो इसका मतलब है कि एग्रीकल्चरल लैंड वो जो आपके नाम पे होगी और आप वहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे होंगे वो जमीन निकलेगी, फार्म हाउस नहीं निकलेगा। ठीक होगी बात? और फार्म हाउस की डेफिनेशन वो बताने लगा है। फार्म हाउस मीन्स ए हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन अ टोटल मिनिमम एरिया ऑफ 2000 स्क्वायर गज। वो कहता है कि फार्म हाउस क्या होगा? कम से कम 2000 स्क्वायर गज पे बनाओ विद अ मिनिमम कवर्ड एरिया ऑफ 5000 स्क्वायर फीट। उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन है वो कम से कम 5000 स्क्वायर फीट हो, यूज्ड एज अ सिंगल ड्वेलिंग यूनिट। सिंगल ड्वेलिंग होता है कि एक ही मकसद के लिए, और एक ही मकसद के लिए हो, उसके अंदर बेशुमार मकासद ना हो। तो सर फार्म हाउस क्या होगा? कम से कम 2000 स्क्वायर गज का एरिया, कम से कम 5000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया, और एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल हो। अगर ये तीनों शराइत पूरी करेगा तो इस पे 7E लगेगा। अगर ये तीनों में से कोई एक शर्त भी मिस हो गई तो 7E नहीं लगेगा। थोड़ा सा टेक्निकल सा पॉइंट है। तो आपने एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो काट देनी है, फार्म हाउस रखना है, उस पे 7E देना है। फार्म हाउस क्या होगा जी? फार्म हाउस वो होगा मिनिमम 2000 स्क्वायर गज का एरिया, 5000 स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन, और एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल हो। अगर ये तीनों बातें पूरी हो गई तो हम कहेंगे कि ये फार्म हाउस है और इस पर 7E देना है। अगर उसका एरिया कम हुआ या कवर्ड एरिया कम हुआ तो फिर उस पर 7E नहीं लगेगा, उसको निकाल देना। क्या ये बात आप सबको समझ आ गई है? 3 चीजें उसने निकाल दी। तो जब आप 7E कैलकुलेट करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी की लिस्ट निकाल कर बैठे होंगे तो मेरे ख्याल में आपकी 3 चीजें निकल जाएंगी। एक एसेट, एक वो जगह जहां से आप बिजनेस चला रहे हैं, और तीसरी जगह कौन सी होगी? सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चरल है। आगे चले सर, तीनों बातें पूरी होनी चाहिए, तीनों बातें पूरी होनी चाहिए।
हाँ नहीं 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 नहीं, एक मकसद के लिए वो देखें, फार्म हाउस जो होता है ना बेसिकली, उसका मकसद, हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही है, आप ठीक कह रहे हैं। डी पे है, कैपिटल एसेट इमूवेबल प्रॉपर्टी अलॉटेड टू। जी, इन लोगों को जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं उस पे भी 7 ही नहीं लगेगा। कौन लोग हैं ये? अ शहीद और डिपेंडेंट्स ऑफ ए शहीद बिलोंगिंग टू पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तान सॉरी अफवाज पाकिस्तान के शोहदा या उनके डिपेंडेंट्स को जो प्लॉट मिला होगा उस पे 7 ही नहीं लगेगा। फॉलोइंग पर्संस ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस और फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये जो नीचे लोग दिए गए हैं, अफवाज पाकिस्तान या सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत के लोग, अ पर्सन और डिपेंडेंट्स ऑफ द पर्सन हु डाइज वाइल इन सर्विस, जो शख्स दौराने नौकरी वफात पा गया हो या उसके डिपेंडेंट्स को, उनको 7 ही माफ़ है। वार वुंडेड पर्सन वाइल इन सर्विस, जो शख्स जंग में जख्मी हो गया हो उसको 7 ही माफ़ है। एन एक्स सर्विसमैन, एक्स एम्प्लॉय और सर्विंग पर्सनल ओरिजिनल अलॉटीज ऑफ द कैपिटल एसेट। हाँ जी, जो पुराने बेसिकली लोग थे इन गवर्नमेंट्स के, फेडरल के, प्रोविंशियल के या अफवाज के, और उनको जो पहली दफ़ा एसेट मिला था उस पर भी 7 ही माफ़ है। तो ये सब लोगों को 7 ही माफ़ है, शहीद को माफ़ है, उनके डिपेंडेंट्स को माफ़ है, ठीक है। उसके बाद आर्म फोर्सेस, फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के वो लोग जो कि सर्विस के दौरान वफात पा जाते हैं या जंग में ज़ख्मी हो जाते हैं, या उनको जो पहली दफ़ा प्लॉट मिलता है ना, वो जो पहली दफ़ा मिलता है, ये पहली दफ़ा प्लॉट क्या मिलता है, रिटायर होते हैं ना तो इनको मिलता है एक प्लॉट, उसकी बात हो रही है, उस पर भी 7 ही नहीं है, वो नहीं होगा। ओरिजिनल अलॉटी होना चाहिए हुकूमत की तरफ से, वो तोहफा तो नहीं खैर मैं कह सकता, लेकिन चले समझने के लिए कह दें कि हुकूमत जो रिटायर होने पर तोहफा नहीं देती आपको, ये लो जी एक प्लॉट आपका, उसकी बात हो रही है। आपने रिटायरमेंट के पैसों से अगर प्लॉट लिया ना तो दैट इज समथिंग एल्स, वो यहाँ पे क्वालिफाई नहीं करेगा। जी बिल्कुल सर, डिपेंडेंट्स ही होते ना फैमिली, बी बच्चे। सॉरी, ये ओरिजिनल अलॉटीज ऑफ द कैपिटल एसेट 2 का थर्ड बुलेट देखें, ब्रैकेट में लिखा है ओरिजिनल अलॉटीज ऑफ द कैपिटल एसेट। ओरिजिनल अलॉटी वो होता है जिसको पहली दफा एसेट मिला होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका मतलब है ये सब चीजें भी निकल गई। पॉइंट ई पे आइए, एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस एंड टैक्स हैज बीन पेड ऑन इट। इसका बड़ा आसान तरीका ये है, वो कहता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर इनकम आ रही है और आप उस पर टैक्स दे रहे हैं, शायद किराए पे दी हुई है, तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है ना और आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहे हैं, वो भी यहां पर फॉल नहीं करेगी। नहीं, ऐसे ही ना होगा। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है और आप उसके ऊपर इनकम कमा रहे हैं तो वो भी यहां पर फॉल नहीं करेगी। हाँ तो ठीक है ना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहे हैं, उस पर टैक्स दे रहे हैं, तो बस वहां पे टैक्स हो गया ना, यहाँ पे दोबारा टैक्स क्यों होगा उसके ऊपर? क्या हुआ? हाँ बस ऐसे ही है, लेकिन फिर भी ये सेक्शन गलत है। कैपिटल एसेट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन वेयर टैक्स हैज बीन पेड। सर पाकिस्तान में ना एक असूल है, सेक्शन है 236 के, आपके कोर्स में नहीं है। मैं आपको इस सेक्शन के बारे में बता देता हूँ। इस सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, प्रॉपर्टी परचेज, तो आपको उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू का 3% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। ओके, 3% क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो सर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी इसी साल में खरीदी और आपने उसके ऊपर 3% टैक्स दे दिया, तो लॉ मेकर यहां पे कहता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, 7 से माफी। लेकिन ये सिर्फ खरीदने वाले साल में होता है, क्योंकि अगर आप 2025 टैक्स ईयर चल रहा है ना, 2000 टैक्स ईयर 25 में अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपने खरीदने के टाइम पे उस पर 3% टैक्स जो है वो दे दिया होगा, ठीक है, आपने उस पर टैक्स पे कर दिया होगा। अब वो कहता है कि इस साल 7 से निकाल दो, क्योंकि इस साल आपने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया हुआ है, अगले साल से शामिल करना शुरू करना। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि फर्स्ट टैक्स ईयर ऑफ एक्विजिशन, खरीदने के पहले साल में आपने उसको निकाल देना है, क्योंकि उसके ऊपर 236 के का टैक्स ऑलरेडी पे हो चुका होता है। तो ठीक है,
बात समझ आ गई? तो ये प्रॉपर्टी भी निकल गई। जी को छोड़े एंड पे पढ़ते हैं, एच पे आइए। कैपिटल एसेट्स ओन्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। सर अब हुकूमत ने दी ना 7 ही देना, तो हुकूमत कोई 7 ही नहीं देगी। अगर कोई प्रॉपर्टी हुकूमत के नाम है या सूबाई हुकूमत या बल्दियाती हुकूमत के नाम है तो उसने कोई भी टैक्स पे नहीं करना। और लास्ट में वो कहते हैं जी कैपिटल एसेट्स ओन्ड बाय ए लोकल अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्डर्स एंड डेवलपमेंट्स फॉर लैंड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। सर ये बहुत से बिल्डर्स एंड डेवलपर्स होते हैं जो कि लैंड डेवलपमेंट करते हैं। आपको पता होगा ये आते हैं जी टीवी पे कि जी हम बिल्डर्स हैं, हम डेवलपर्स हैं, हम आसान एक साथ पे ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अच्छा, इन लोगों के लिए ना लॉ ने एक अलग सेक्शन बनाया हुआ है, वो पता नहीं सेक्शन 7 कुछ है, 7C है कि कुछ है। तो वो जो बेसिकली है वो उस सेक्शन के मुताबिक जो है वो टैक्स पे करेंगे। ओके, उन पे ये नहीं लगेगा क्योंकि उन्होंने ढेर सारी 200, 400, 800 कनाल प्रॉपर्टी खरीदी होती है, उसको वो डेवलप करते हैं, सोसाइटी बनाकर फिर बेचते हैं। तो इन्होंने कहा कि सर वो 7 नहीं देंगे क्योंकि उनके लिए टैक्सेशन हमने और तरीके से रखी हुई है, वो आपके कोर्स में नहीं है। तो सर सारी बातें अगर करें ना तो मेरे ख्याल में एक बंदा है वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज की लिस्ट निकालेगा साल के आखिर में, ठीक है, रेजिडेंट बंदा पाकिस्तान में जो सारी प्रॉपर्टीज है उनकी लिस्ट निकालेगा और सबसे पहले एक एसेट तो वैसे ही कोई भी मर्जी का निकाल देगा। उसके बाद वो देखेगा कि जहां पे उसका दफ्तर बना हुआ है ना वो भी निकाल देगा। फिर तीसरे नंबर पे जहां पे एग्रीकल्चरल लैंड है ना जिसपे वो खुद काम कर रहा है वो भी निकाल देगा। हाँ, अगर उसका कोई फार्म हाउस होगा जानो कम से कम 2000 स्क्वायर गज या 5000 स्क्वायर फीट या एक मकसद के लिए होगा वो भी वो शामिल रखेगा, वो फार्म हाउस शामिल रखेगा। फिर अगर वो कोई शहीद है या डिपेंडेंट ऑफ शहीद है या कोई ऐसा शख्स है जो कि सर्विस के दौरान उसकी डेथ हो गई, उसके डिपेंडेंट्स हो गए, या कोई जंग का जख्मी बंदा है, या कोई पुराना मुलाजिम है आर्मी वगैरह का और उसको पहली दफ़ा प्लॉट मिला हुआ है तो वो शख्स भी अपना प्लॉट निकाल देगा। फिर ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का टैक्स दे रहे हैं, आपने रेंट पे दी हुई है और आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का टैक्स दे रहे हैं, वो भी प्रॉपर्टी निकल गई। उसके बाद आपने अगर कोई प्रॉपर्टी इसी साल में पहली दफा खरीदी है तो वो भी निकल गई। तो सर मैं यहाँ पे कहता हूं कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ये प्रॉपर्टीज थी और आपने ये प्रॉपर्टीज निकाल दी। अब आपकी रहेगी 4 प्रॉपर्टीज। ऐसे लिस्ट बनाएंगे ना आप, पूरी लिस्ट बना लेंगे 9 प्रॉपर्टीज की अगर आपके पास थी, 5 आपने एक्सेप्शन में मिसाल के तौर पे निकाल दी, 4 रह गई। अब लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि इन चारों प्रॉपर्टीज की ना फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करो। मैं एज्यूम करता हूं कि ये 10 मिलियन है, ये 2 मिलियन है, ये 3 मिलियन है और ये 5 मिलियन है। टोटल कितना बना? 10 15 20 मिलियन। ओके, अब लॉ कहता है कि पहले प्रॉपर्टी की लिस्ट बना ली, लिस्ट में से एक्सेप्शन निकाल दी, जो बाकी बची ना उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करो। अगर ये फेयर मार्केट वैल्यू लेस देन 25 मिलियन है तो ये भी निकल गए सर। बात समझ आ गई? पूरी लिस्ट बनाओ, एक्सेप्शंस निकाल दो, जो बाकी बचे उनकी फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करो। अगर वो 25 मिलियन से ज्यादा है तो फिर उसका 5% और 20% लगा के टैक्स दो, लेकिन अगर 25 से कम है ना तो ये भी फारक करो। ये बात लिखी थी पॉइंट जी में, वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट्स इन एग्रीगेट एक्सक्लूडिंग द कैपिटल एसेट्स मेंशन इन क्लॉज 8 to 5। वो कहता है ऊपर वाली एक्सेप्शन निकाल दो, जो बकाया बचेंगी उसका एग्रीगेट करो, डज नॉट एक्सीड 25 मिलियन। अगर वो 25 मिलियन से एक्सीड नहीं करता ना इनको भी फारिग करो, जाओ माफ किया तुम्हें। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब है कि आपने अपनी तमाम प्रॉपर्टीज की लिस्ट बनानी है, एक्सेप्शंस को निकाल देना है, बाकी तमाम प्रॉपर्टीज की आपने क्या करनी है, फेयर वैल्यू निकालनी है। अगर वो फेयर वैल्यू 25 मिलियन से ज्यादा हुई तो फिर 5% और 20% लगा के टैक्स देंगे। नहीं नहीं सर, देखें इफेक्टिवली मैंने बताया था एक होता है, लेकिन रूल यही है कि पहले 5% लगा के आप उसकी इनकम बनाएंगे और फिर उस इनकम का 20% लगा के तो आप क्या करेंगे, टैक्स बनाएंगे। रूल ये प्रेजेंटेशन ऐसे होगी। 1% तो इफेक्टिव बन जाएगा ना कि आप फेयर वैल्यू का डायरेक्टली 1% टैक्स पे आ जाओ, लेकिन मैं पहले इनकम बनवा रहा हूं, इनकम के बाद ये देखे ना, मैं आपको क्या कहा था, मैंने कहा था अगर 100 मिलियन की आपकी प्रॉपर्टी है तो आप पहले इसका 5% लगाएं जी, कितना बनता है 5 मिलियन, ये आपकी इनकम है। फिर आपने इसका 20% टैक्स बनाना है। प्रेजेंटेशन तो ऐसे होगी, लेकिन इफेक्टिवली ये 1% बनेगा इसका। तो बाईपास तो नहीं ना करना, इनकम भी बतानी है और साथ टैक्स भी बताना। ओके, तो 5% फिर 20%।
अब रूल समझ आ गया? तो सर ये एक भयानक किस्म का फजूल सा रूल है, अगर किसी का कोई सवाल है तो बताए। क्या हुआ? जी बिल्कुल आ जाएगी सर, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। यार एक तो संडे को भी आ जाते हैं, संडे को तो छुट्टी कर लिया, अगर कोई शर्म किया करें, रोज मुंह उठा के आ जाते हैं आप लोग। जी मैंने कब कहा? मैंने कहा था, मैंने कहा था, कॉलेज का मैसेज आया था। उसका किधर? हाँ वो 7 में शामिल होगी, वो देखें इनमें आएगी, इनमें आएगी ना। और कोई सवाल? अच्छा भला मैं फैकल्टी में आराम से सो रहा था, एकदम से मेरी आंख खुली 11:30 बजे, मैं गल हो रही, फिर टाइम आ गया, मैं बड़ा मजे का, मुझे नींद आई थी 20 मिनट की, पता नहीं 20 मिनट इतनी जल्दी क्यों गुजर जाते हैं। हाँ ये देखें, ये 20 मिनट सुबह आप 5 मिनट सोने के लिए देखें, मुझे 5 मिनट होते हैं, मैं कहता हूँ जैसे ही सारी रात नहीं होती, ऐसे ही है ना। आराम से मैं सो रहा था, फिर हमें पता नहीं आप लोगों ने उठा दी, क्लास सर आ जाए, कोई सब मसला 7 में। एनी क्वेश्चन? करोगे आइंदा सीए? बैठे हो अब संडे को क्लासों में, पूरी दुनिया सुकून कर रही है, बैठे हैं क्लासों में, बड़ा शौक था जी हम सीए, कल के सीएफओ लगेंगे, लगो फिर सीएफओ। कोई सवाल? ओके जी। अच्छा आगे कुछ और चीजें हैं जी, सफा नंबर 200। यार ये तो चैप्टर खत्म हो गया, वो तेरी खैर, यार ये तो खत्म हो गया। चलें इसके पास पेपर तो अभी रहते हैं। पे नंबर 242 छुट्टी कर लें, अब आ ही गया तो पढ़ ले मेरा भाई। 242 कल छुट्टी है ना, कि कल भी आ रहे हैं आप लोग? यार आप लोग जा रहे हो स्पोर्ट्स डे पे? कौन जा रहा है? कोई भी नहीं जा रहा। ट्रिप पे तो कोई भी नहीं जा रहा, नहीं जा रहे, कोई भी नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा, आ जाओ फिर इधर। ऐ फजूल ड्रामेबाजी, क्रिकेट खेलने जाना इन्होंने। वो कलर का यार, कलर का जा रहे यार, कोई जगह है ये क्रिकेट खेलने जा रहे हैं यार, अजीब लोग हैं यार। प्रोवाइडेड दैट द एक्सक्लूजन्स मेंशन इन क्लॉज, पैसे कितने लिए इन्होंने स्पोर्ट्स डे के? 300, 400 में से 200 की बिरयानी आ जाएगी जो आपको खिलाएंगे। खाना भी मैंने सुना खिलाते हैं। हाँ वो अब कह रहे हैं अब तो मैं जाऊंगा स्पोर्ट्स डे पे, ऐसी की तैसी। हाँ अब उसका इरादा बदल गया साथ ही। और ट्रिप के कितने पैसे हैं? 3,000, 3,000, 3,000। खाना भी होगा उसमें? ओह ग्रेट, होनी बिरयानी है, जो मर्जी कर लो। प्रोवाइडेड दैट द एक्सक्लूजन्स मेंशन्ड इन क्लॉजेस ए ई एफ जी। अच्छा ये ए ई एफ जी जरा पढ़े, इसमें क्या क्या है? ए के अंदर है जी एक कैपिटल एसेट, ई है जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला एसेट, एफ है जी वो एसेट जो कि आपने खरीदा हुआ है, और जी के अंदर वो बकाया एसेट जिनकी वैल्यू 25 मिलियन से कम है। वो फरमाता है कि जो हमने ये 4 प्रॉपर्टीज मेंशन की है ना ए ई एफ और जी में, shall not apply in case of a person not appearing in active taxpayer list other than persons covered in rule 2 of the 10th schedule। चले छोड़े, इसने मुश्किल बात लिखी है। कहता है कि अगर एक बंदा एक्टिव टैक्सपेयर नहीं ना है, एक्टिव टैक्सपेयर कौन होता है? वक्त पे जो अपनी रिटर्न जमा कराता है। जो बंदा वक्त पे अपनी रिटर्न जमा नहीं करवा रहा ना, वो ए ई एफ और जी एक्सक्लूड नहीं कर सकता। ओके वो नहीं निकाल सकता, उसने उसको शामिल रखना है, उनको शामिल करके टैक्स देगा। ठीक है, तो अगर सवाल में लिखा हो ना कि बंदा इज नॉट एन एक्टिव टैक्सपेयर, फिर आपने ए ई एफ और जी वाले पॉइंट्स नहीं लगाने, फिर ये एक्सक्लूड नहीं करने, इनको शामिल रहने देना। ठीक हो गया ना? नहीं? ओके। इफ द टैक्स लायबिलिटी एंड, अच्छा वैसे आपको एक मजे की बात बताऊं, ये पॉइंट ना है टेक्निकली फारग। ठीक है, टेक्निकली ये पॉइंट फारग है। बहरहाल मैं अब आपको समझा नहीं पाऊंगा क्या है, लेकिन टेक्निकली प्रैक्टिकली ये पॉइंट फारग है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक बंदा जो अपनी रिटर्न जमा करवा रहा है वो एक्टिव ही होगा ना? नहीं? तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि वो एक्टिव नहीं होगा? तो जो बंदा भी रिटर्न जमा कराता है ना, वो पहले एक्टिव टैक्स पेयर में आता है, फिर रिटर्न जमा कराता है। ठीक है, तो वो हाल ही कराएगा ही नहीं कभी जमा। तो इसलिए टेक्निकली ये पॉइंट ना फारग है, लेकिन बहरहाल किताबों की हद तक तो आपने इसको याद रखना है कि अगर सवाल में लिखा हो कि एक शख्स एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है,
तो फिर आपने ए, ई, एफ और जी वाले पॉइंट्स ना एक्सक्लूड कर देने। और एक्सक्लूड करने से भला क्या मुराद है? एक्सक्लूड करने से मुराद है एक्सेप्शन में नहीं डालने जी। क्या हुआ? हाँ, वो एक्टिव होके फिर ही करेंगे ना। अब मुझे अगर पता लगेगा कि जी मैं एक्टिव टैक्स पेयर में नहीं हूँ, तो पहले मैं वो प्रोसीजर एक होता है प्रॉपर, वो फॉलो करके एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आऊंगा और उसके बाद आगे चलाऊंगा काम। नहीं सर, वो बिल्कुल लेट टैक्स देता है, वो वेट करता है, वो इंतजार करता है, वो कहता है नहीं भाई मैं पहले एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आऊंगा फिर ये काम करूंगा। उसके लिए ना 1000 रुपये जुर्माना है, वो आप जमा करा दें, हम एक्टिव में आ जाएंगे। और बता, 1000 रुपये जुर्माना जमा करा दो, अब मुझे लगेगा कि जी एक्टिव में आ जाएगा बस, तो आप 1000 रुपये जुर्माना देंगे या अन्य टैक्स देंगे? ठीक है, ओके आगे चलिए। इफ द टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 7E इज नॉट डिस्चार्ज, अगर आपने ये वाला टैक्स पे ना किया, then the registrar or the person registering the transfer is required not to register the transfer of the subject property। सर होता ये है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचने जाते हैं ना, तो वो जो वहां पे अथॉरिटी बैठी होती है ना, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करती है दूसरे शख्स पे, वो कहता है पहले 7E साबित करो तुमने पे किया हुआ है। तो आप ये सारी कैलकुलेशन ना उसके सामने रखते हैं कि देख यार मेरी 50 प्रॉपर्टीज थी, ये निकल गई, ये निकल गई, ये निकल गई, उसके बाद जो बकाया बची वो देख 25 मिलियन से कम थी, तो देखो मैंने टैक्स मेरा बनता ही नहीं था, कहेगा ओके अब मैं ट्रांसफर करूंगा। और अगर टैक्स बनता हुआ और आपने वो पे किया हुआ तो वो सारे आपको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं, उसके बाद वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा, अदरवाइज वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं करेगा कि भाग जाओ यहाँ से। तो इसका मतलब है हुकूमत ने आपको ना बड़े सख्त तरीके से जकड़ा हुआ है। ठीक है, ना दे टैक्स, कल को आप बेच नहीं सकते प्रॉपर्टी। हाँ, बस मैंने आपको ये बताया था कि दिसंबर 23 में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया था कि आप इसको 50% इम्प्लीमेंट कर दें, लेकिन वो 50% मैंने आपको बताया था 50% का मैकेनिज्म कोई नहीं है, या 0 होगा या 100 होगा। 50 क्या होगा? आधा में कैसे इम्प्लीमेंट करूँ? कहेगा आधा कागज फाड़ के ले आओ, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो पूरी इंप्लीमेंटेशन होगी या नहीं होगी, तो उन्होंने कहा पूरा इंप्लीमेंट करो। फिर अब वो पूरी सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको ले जानी पड़ती है, फिर आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, अदरवाइज प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती। 7E में कोई मसला? मिनिमम से काटे होंगे। हाँ तो मिनिमम ही यार, मतलब मर्जी है तेरी, 8 लाख मिनिमम ही होते हैं। वो बेसिकली उन्हें ना ट्रांसफर फी होगी या टैक्सेस होंगे वो काटे होंगे, टैक्सेस नहीं होंगे, ट्रांसफर फी वगैरह होगी, कुछ सर्विस चार्जेस होंगे बस। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, वो ट्रांसफर फी इस तरह करके कुछ चीजें होंगी, तो मिनिमम फी की खैर होती है। अच्छा जी आगे चलते हैं, हम आ गए सेक्शन 75A पे, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन कैश। अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी कैश में खरीद ली तो खरीद सकते हैं कैश में, अपनी तरफ से पढ़ा है नहीं कानून तो, यस सर। इफ प्रॉपर्टी हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू, एफबीआर वैल्यू और डीसी रेट विच एवर इज एप्लीकेबल। आपको दोनों बातों का पता है जी कि एफबीआर वैल्यू कब लगती है और डीसी रेट कब लगता है, पता है कि नहीं? ओके भाई फरमाते हैं कि अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है डीसी रेट ग्रेटर देन ₹5 मिलियन, 50 लाख से ज्यादा हुई, इज परचेज इन कैश, यानी 50 लाख ₹1 की प्रॉपर्टी आपने कैश में ले ली, 50 लाख तक तो कैश में ले सकते हैं ना, 50 लाख से ₹1 ऊपर भी आपने कैश में ले ली, देन इट विल हैव द फॉलोइंग इंप्लीकेशंस, तो इसके संगीन नतायज भुगतना होंगे। वो संगीन नतायज क्या है जी? Such amount shall not be treated as cause for computation of any gain on disposal। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर एक प्रॉपर्टी की कॉस्ट थी फॉर एग्जांपल 6 मिलियन और आपने ये सारी कैश में पे कर दी, कल को आप ये प्रॉपर्टी बेचेंगे, मैं मिसाल लेता हूं 8 मिलियन की, तो सर हमने गेन निकालना सीखा था कि कॉस्ट लेस होगी 6 मिलियन की और 2 मिलियन आएगा, वो कहेगा सॉरी कॉस्ट आपकी 0 है, 8 मिलियन पूरे पे टैक्स दें। ओके 8 मिलियन पूरे पे टैक्स दें, यानी कि 5 मिलियन से ऊपर की कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपने कैश में खरीद ली तो आपको वो कॉस्ट माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि आपने प्रोसीजरल वायलेशन किया। ठीक है, वो कहेगा भाई बैंकिंग चैनल से पेमेंट करो, कैश में नहीं करनी। ओके तो अगर आपने 6 बिलियन की प्रॉपर्टी सारी की सारी कैश में खरीद ली तो लॉ मेकर कहेगा कि ये 6 मिलियन में तुम्हें माइनस नहीं करने दूंगा। अच्छा इसमें थोड़ी सी ना एक प्रॉब्लम है, मैं भी बताता हूं वो क्या है। अच्छा एक और चीज, सच पर्सन शैल पे अ पेनल्टी ऑफ 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू पेड इन कैश, और 5% पेनल्टी भी देनी है, कॉस्ट भी माइनस नहीं होगी, टैक्स भी बढ़ गया, और साथ ही साथ क्या होगा जी, आपने
पेनल्टी भी देनी है। एग्जाम्पल पे आए फिर समझते हैं। ऑन 15 जनवरी 2021 मिस्टर ए सोल्ड ए हाउस सिचुएटेड इन कराची के लोग अपनों में ईद मनाने फॉर ₹15 मिलियन। तो आपने एक घर कराची में बेचा 15 मिलियन का। ही हैड परचेज दिस हाउस इन जुलाई 2020 फॉर 19 मिलियन। मैंने तो 4 मिलियन का लॉस कर दिया मेरे भाई। आउट ऑफ विच 6 मिलियन वॉज पेड इन कैश। तो सर जरा बोर्ड पे देखिएगा, आपने कितने का घर बेचा? 15 मिलियन का। घर की कॉस्ट कितनी थी? 19 मिलियन। लेकिन आपने तो एक हरकत कर दी, आपने इस 19 में से 13 मिलियन बैंकिंग चैनल के थ्रू पे किया, 6 मिलियन की ना फनकारी लगा गए। तो सर लॉ मेकर कहता है कि मैं आपको 19 मिलियन में से जो अमाउंट कैश की है वो माइनस नहीं करने दूंगा, और मैं ये कहूंगा कि 13 मिलियन इज योर कॉस्ट और आपका गेन बनेगा 2 मिलियन का। तो इसका मतलब है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 5 मिलियन से ऊपर निकल जाए तो उसके बाद उसमें जितना पोर्शन भी कैश का होगा वो सिर्फ कैश वाला पोर्शन निकलेगा, बाकी पोर्शन नहीं निकलेगा। क्या आप सबको यह बात समझ आ गई जी? मैं फिर बोल देता हूं, आपने 19 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसमें से 13 मिलियन आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू दिया, 6 मिलियन आपने कैश में दिया। तो सर 19 में से सिर्फ 6 की वैल्यूएशन हुई है ना, बाकी 13 की तो वैल्यूएशन नहीं हुई। तो कॉस्ट में से भी 6 ही माइनस होगा, तो यानी जितना कैश में दिया होगा उतना माइनस होगा। ओके, उतना हिस्से आपकी कॉस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा, यानी आपकी कॉस्ट कम कर दी जाएगी। तो जब कॉस्ट कम होगी तो गेन बढ़ेगा, गेन बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा। तो इसका मतलब जी, मैं पेनल्टी भी बता रहा हूं। तो इसका मतलब है कि कैश में जो अमाउंट दी होगी वो आपकी कॉस्ट में से माइनस कर दी जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, गेन ज्यादा हो जाएगा और टैक्स लग जाएगा। और दूसरी सजा पेनल्टी, जितनी अमाउंट कैश में पे की होगी ना उसका 5%, यह भी आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो दो गलतियां, दो सजाएं हो गई। पहली सजा क्या है जी? जितनी अमाउंट आपने कैश में पे की होगी वो कॉस्ट में से निकाल दी जाएगी और उतनी ही कैश की अमाउंट पे 5% पेनल्टी लगा दी जाएगी। कोई सवाल? ओके जी, आइए ये एक नीचे छोटी सी एग्जांपल है। 2 लाख अभी गेन आया है ना। कौन सा 2 लाख गेन आया मेरे दोस्त? वो जो भी जो कम हुआ है, कॉस्ट तो कम किया है। हाँ जी बिल्कुल तो अभी 2 लाख की जी बिल्कुल, 2 लाख पे टैक्स। वो तो 4 मिलियन का लॉस बना के बैठा हुआ था। हुकूमत ने कहा कैश में पे करते हो, एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट। जी ऐसे तो जो कैश में पे करेंगे उनको तो लगेगा ही टैक्स। मतलब घर में किया तो कैश में दिए नहीं पैसे, तो वो तो कंसीडर नहीं होगा। क्यों? आप लोग कह रहे हैं एक्सक्लूड कर देंगे। हाँ नहीं, तो वही कह रहा हूं ना, इस बंदे ने जब घर खरीदा था तो कैश में पैसे दे दिए थे ना 6 मिलियन, तो वही निकाल दिया कॉस्ट से। यही बात हो रही है ना? ठीक है सर, और भी सब सर कोई सवाल? सर पानी पियेंगे आपसे? सब अच्छा है जी। यार और भी कोई इस तरह का है तो मुझे पहले बता दे। और कोई है इस तरह का? और इनके इनके साथ का कोई है? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? है कोई ऐसा? नहीं नहीं नहीं। अच्छा बाकी सारे यार। सर आप इस कुर्सी पे बैठना चाहें, उधर बैठना चाहें, आपकी मर्जी है। आपकी अपनी क्लास है, जिधर आपका दिल करे, कोई मसले वाली बात नहीं। सर आपका नाम क्या है? असद। असद भाई, जिधर आपका दिल करे, आपका दिल करे एसी चलाना है आप चला दें, आपका दिल करे बंद करना है बंद कर दें, जैसे आपका दिल करता है। नहीं आज 117 लेक्चर नंबर होना चाहिए, मैं वो भी लिखने को तैयार हूं। सर आप कहें हुक्म लगाए, बस आप कहें क्लास खत्म करनी है मैं अभी खत्म कर देता हूं, आपने बस ऑर्डर लगाना है। ठीक है मेरा भाई, चले। लेकिन यार देखें मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। ओके जी, नीचे एक बॉक्स है जी, द फॉलोइंग टेबल सेट्स आउट द एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन।
प्रॉपर्टी 1 के बारे में वो कहता है जी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी है 4 मिलियन और जो अमाउंट कैश में पे की वो कितनी है जी 1 मिलियन। आखिरी 2 कॉलम पे हाथ रख दें। अब पहले देखेंगे तसल्ली से क्या लिखा हुआ है, फिर हाथ रखेंगे। मतलब अजीब कौम है ये, और रोज पे नहीं कॉलम्स पे। ओके मेरा सर सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे सर ऐसे नहीं, अगर आप ऐसे कहते हैं तो ऐसे भी ठीक है। ओके चले। ओके सर प्रॉपर्टी 1 की कॉस्ट है जी 4 मिलियन और हमने 1 मिलियन में पे कर दिया। मुझे बताएं कि जब हम इसको बेचने जाएंगे तो कॉस्ट क्या ट्रीट होगी। प्रॉपर्टी की कॉस्ट है 4 मिलियन और हमने इस 4 मिलियन में से 1 मिलियन कैश में पे कर दिया। सर 5 मिलियन से नीचे तो पॉइंट लगता ही नहीं है, तो इसका मतलब है कॉस्ट 4 मिलियन ही कंसिडर होगी और कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। आगे चलिए, अगली प्रॉपर्टी की कॉस्ट है 35 लाख और हमने 20 लाख कैश में पे कर दिया। बताइए कोई मसला नहीं, 5 मिलियन से नीचे जो मर्जी करें। तीसरी प्रॉपर्टी की कॉस्ट है 95 मिलियन और हमने जो कैश में पे किया वो 3 मिलियन। सर कॉस्ट कितनी मानी जाएगी 92 मिलियन, क्योंकि जो कैश में पे किया वो तो कॉस्ट में शामिल। और पेनल्टी कितनी होगी 3 मिलियन का 5%। 3 मिलियन जो कैश में पे किया उसका 5% ही होगा ना। ओहो प्रॉपर्टी की वैल्यू देखनी है भाई, कैश की वैल्यू 5 मिलियन नहीं देखनी, प्रॉपर्टी की वैल्यू देखनी है। प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 मिलियन से ऊपर चली गई है। हाँ 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 बिल्कुल। प्रॉपर्टी 4 103 मिलियन कॉस्ट है और अमाउंट जो कैश में पे की वो 12 मिलियन है। बताइए सर 12 मिलियन कॉस्ट में से निकल जाएगा, यानी कॉस्ट 91 मिलियन मानी जाएगी और जो अमाउंट आपने 12 मिलियन कैश में पे की उसका 5% आप पेनल्टी देंगे। तो सर 5 मिलियन कैश नहीं देखना, प्रॉपर्टी की वैल्यू देखनी है। प्रॉपर्टी की वैल्यू भाई अगर 5 लाख से 1 रुपया भी ऊपर होगी ना तो फिर बैंकिंग चैनल है, और फिर जितनी भी अमाउंट आपने कैश में पे की होगी वो फर्क, और कैश वाली अमाउंट पे 5% पेनल्टी। कोई सवाल? वो बोलिए तो सही। ले जी चैप्टर खत्म हो गया, सबने खत्म हो जाना, आपने भी खत्म हो जाना, मुझे टाइम है अभी जी। वो कह रहा होगा कि मैं कर दूंगा खुद खत्म। ये बाहर नहीं निकलेगा, ये अंदर जाएगा। माफी से सॉरी, से सॉरी टू सर। सर असद भाई पास पेपर शुरू करा दूं? ओके इजाजत असद भाई, कोई मसला आप थक गया तो मैं क्लास बंद भी करा सकता हूँ। अच्छा असद भाई चाय शाय ओके चलें जी। अच्छा जी आप लोग आएंगे सफा नंबर 247 पे, हम पास पेपर पढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है जी सबसे पहले। मिस्टर शहबाज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल अर्नड रुपीज 8.5 लाख फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स एज शोन बिलो। वो कहता है जी मैंने 8.5 लाख रुपया कमाया, और ये 8.5 लाख भला आया कैसे है। ये जो टेबल आखिरी कॉलम है ना गेन लॉस वाला, जिसमें 4 लाख 6.5 लाख 1 लाख नेगेटिव 1 लाख नेगेटिव आ रहा है, अगर आप इस पूरे को सम अप करेंगे ना तो 850 आएगा। ओके ओके ले जी, डिस्कस द ट्रीटमेंट एंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ ईच ऑफ द अबव ट्रांजैक्शंस अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 गिविंग ब्रीफ रीजंस टू सपोर्ट योर कंक्लूजन। वो कहता है कि भाईजान आप मुझे ट्रीटमेंट बता दें और इम्प्लीकेशंस बता दें कि क्या होंगी। अच्छा कैलकुलेशन नहीं मांगी उसने डिस्कस कहा है, तो प्लीज पेपर में फनकारियां ना लगाइएगा, टेबल 1 टेबल 2 लगा के टैक्स कैलकुलेट करके तो आगे उसका कोई नंबर नहीं होगा। ठीक है जी सर 1 मिनट दीजिएगा सर। तो आपने कैलकुलेशन नहीं करनी, आपने ना सिर्फ डिस्कस करना है बेसिकली कि ट्रीटमेंट क्या होगा इसका और इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी। तो शेयर्स ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी की बात करें तो ये पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है? ये प्राइवेट कंपनी है, कैटेगरी 1 है। तो आप क्या इसका ट्रीटमेंट कंसिडर करेंगे? सेल प्राइस 9 लाख है, परचेज प्राइस 5 लाख है, इसका मतलब है गेन 4 लाख रुपए का हो गया। तो क्या ये ठीक कैलकुलेट हुआ है? तो आप बिल्कुल ये कहेंगे कि शेयर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी आर टैक्सेबल इन एनटीआर, और 4 नंबर का है, एक एक नंबर हर ट्रीटमेंट का बनता है, तो कितनी ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। तो बस आप लिखेंगे कि जी गेन फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ शेयर्स ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी दैट इज प्राइवेट कंपनी इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एनटीआर। तो वो 4 लाख रुपए का गेन आप टैक्स करवा देंगे। ज्वेलरी के बारे में वो कहते हैं कि जी आपने 14 लाख की बेची और 14 लाख की बेची 7.5 लाख की खरीदी जी, इसके बारे में भी आप ये लिखेंगे कि गेन और डिस्पोजल ऑफ ज्वेलरी इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एनटीआर।
आगे चलिए, स्कल्पचर लॉस आ गया, क्या करूं इसका? आप ये लिखेंगे गेन एनटीआर में है, लेकिन अगर स्कल्पचर को बेचने पर लॉस आ जाए तो वो लॉस किसी दूसरे हेड में से माइनस नहीं हो सकता। तो जो इसने बेसिकली एडजस्ट कर दिया ना, गलत किया हुआ है, गलत किया हुआ है। तो ये 1 लाख माइनस नहीं होगा। और शेयर्स ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो 1 लाख का लॉस है, सर ये 1 लाख का लॉस एडजस्ट हो सकता है। इसका मतलब है कि इस भाई साहब की इनकम 8.5 लाख नहीं 9.5 लाख बनती है। भला कैसे? सर 4 लाख इसका अनलिस्टेड कंपनी का शेयर जो पहला आया हुआ है, फिर 6 लाख 6.5 लाख रुपया ज्वेलरी से आ गया, और 1 लाख सिर्फ ये शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी का माइनस, शेयर्स ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का माइनस कर सकता है, स्कल्पचर का तो माइनस ही नहीं कर सकता। तो 9.5 लाख रुपया बनेगा जी। सब अच्छा है? कोई सवाल? सब अच्छा है? ओके। क्वेश्चन 3 छोड़ दें, ये हम सैलरी के साथ पढ़ेंगे। ये पॉइंट जो इसके अंदर आ रहा है ना, ये इनकम फ्रॉम सैलरी में है, इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। इन मई 2012, शुक्र इसने मई के साथ तारीख नहीं लिखी। इन मई 2012, सर सॉरी, हमीदा सोल्ड सर्टेन पर्सनल एसेट्स एट द फॉलोइंग प्राइसेस। हमीदा ने कुछ जाती एसेट्स बेचे नीचे दी गई कीमतों पे। ओ तेरी खैर सर, वो सर प्लॉट इन डीएचए कराची 10 मिलियन का, 10 मिलियन का प्लॉट बेच दिया। पेंटिंग्स बेची 20 लाख रुपए की। सर पेंटिंग्स इतनी महंगी होती हैं? होती हैं? अच्छा, मर्जी है। कितनी महंगी, इतनी महंगी क्यों होती हैं? फिरौन की तस्वीर होगी। ओ अच्छा, ओ फिरौन असल पड़ा हुआ है मिस्र में, देखे आपने कभी? यार मिस्र जरूर जाइएगा, जिंदगी में मौका मिले ना, मिस्र जरूर जाए। सर ऐसी जगह देखा करें जिनका हिस्ट्री से ताल्लुक हो। आप दुबई चले जाते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, अजीब पेंडुओं की तरह ऊंची बिल्डिंग, देखा करें, हिस्ट्री देखा करें। मिस्र जाया करें, फलस्तीन जाएं, यरूशलेम जाएं, अगर जाने दें तो, ठीक है? ऐसी जगहों पे जाएं जहां पे हिस्ट्री हो। तुर्की जाएं, बड़ी अच्छी हिस्ट्रीज है वहां पे। हम लोग बस पेंटिंग्स, फिरौन की तस्वीर 20 लाख की बेच दी, चलो ठीक है। फिरौन की ज्वेलरी 50 लाख की, फिरौन ज्वेलरी पहनता था? अच्छा, 50 लाख की ज्वेलरी है। एनीवेज जो भी था, हमीदा ने ये सब चीजें बेच दी। एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्लॉट इन डीएच, अच्छा करना क्या है सर? अगेन डिस्कस द टैक्सेबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव गेन। सर कैलकुलेशन नहीं मांगी उसने, उसने क्या बट डिस्कशन मुझे, ये सवाल में थ्योरी के होते हैं, ठीक है? आपको कानून याद होगा तो सवाल होंगे, कानून याद नहीं होगा तो फिर मैसेज आ जाएगा नंबरों का। प्लॉट इन डीएचए कराची वाज इनहेरिटेड बाय हर फ्रॉम हर फादर इन जनवरी 2011। सर ये प्लॉट ना वालिद साहब से विरासत में मिला था। इट वॉज परचेज्ड बाय हर फादर फॉर ₹4 मिलियन। वालिद साहब ने ये खरीदा था 40 लाख का, और मार्केट वैल्यू इनहेरिटेंस के टाइम पे जो थी वो थी 50 लाख। जी क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट इसकी क्या होगी? देखें बेचा हमने कितने का, फॉर हाउ मच वी सोल्ड। सर हमने बेचा 10 मिलियन का। अच्छा कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट क्या वो होगी जितने पे वालिद साहब ने खरीदा या जितने पे हमें मिला उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू? सर पहले कानून होता था, पहले कानून होता था, ये बात है 2 साल पुरानी, 2-2.5 साल पुरानी। उस वक्त कानून ये था कि अगर आपको कोई चीज गिफ्ट में मिली, फ्री में मिली, इनहेरिटेंस में मिली, तो जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर है ना, वही आपके लिए कॉस्ट समझी जाएगी। ये कानून 2 साल पहले था, उन्होंने 2 साल पहले वो कानून निकाल दिया। और अब क्या रूल है? जिस शख्स से आपको प्रॉपर्टी आई है, जितने का उसने खरीदा था ना, जो उसके लिए कॉस्ट थी वही कॉस्ट आपके लिए, ठीक है? ओके, यानी कि 10 मिलियन का बेचा है जी इन्होंने, 10 मिलियन का बेचा इन्होंने। वालिद साहब ने 4 मिलियन का खरीदा था, तो 4 मिलियन ही हमीदा के लिए कॉस्ट होगी, यानी हमीदा 6 मिलियन पे टैक्स देगी। ओके, बात समझ आ गई? ओके, और ये आपको पता ना सेपरेट ब्लॉक है, ये आप सारी बातें लिखेंगे। पेंटिंग्स वर इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर इन जुलाई 2011। पेंटिंग्स वालदा की तरफ से विरासत में मिली। These paintings were purchased by her mother for ₹1 million and market value at the time of inheritance was 2350। तो सर आप किसे कंसिडर करेंगे, 1 मिलियन को या 2350 को? आप 1 मिलियन को कंसिडर करेंगे। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि अगर आपको कोई चीज इनहेरिटेंस में मिली हो तो जो खरीदने वाले के लिए कॉस्ट होगी वही कॉस्ट आपके लिए होगी।
ओके आगे चलिए। ये सिर्फ इनहेरिटेंस के केस में होगा, सिर्फ इनहेरिटेंस के केस में होगा, क्योंकि अगर ये गिफ्ट होगा ना तो गिफ्ट में तो आपको पता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में रिलेटिव से जो चीजें मिले वो तो जाती नहीं है। ओके, ज्वेलरी कॉस्टिंग 30 लाख वॉज परचेज बाय हस्बैंड। ओ तेरी खैर, ये इसने क्या किया, उसने शौहर की ज्वेलरी बेच दी आगे। कमाल हो गई, 30 लाख की ज्वेलरी शौहर ने खरीदी थी, इसने आगे 50 लाख की चिपका दी किसी और को। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, इट वाज गिफ्टेड टू हर बाय हर हस्बैंड, तोहफा बेच दिया। कैसे कैसे लोग पाए जाते हैं दुनिया में। इट वॉज गिफ्टेड टू हर बाय हर हस्बैंड, फिरौन की ज्वेलरी पता नहीं खावंद कैसे लेकर आया होगा। इन मार्च व्हेन द फेयर वैल्यू वाज 32 लाख। ले जी, खावंद ने 30 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदी, इसने आगे 50 लाख की बेच दी, और जिस दिन खावंद ने गिफ्ट की थी उस दिन उसकी फेयर वैल्यू थी 32 लाख। जी क्या करूं, और 32 लाख कहां से कॉस्ट आ गई, 30 लाख कॉस्ट आएगी। अभी तो बताया, अभी बताया मैंने कि जितने पे वो बंदा खरीदेगा उतने पे वो चले। गिफ्ट में भी ऐसे ही है, मैंने कोई बोलने में गलत बोल दिया, सॉरी, कंट्रोल जी। हुआ ये था कि आपने बोला कि गिफ्ट के केस में भी ऐसे, ये इनहेरिटेंस में ही होगा, मैंने कहा इनहेरिटेंस में बिल्कुल ऐसे ही होगा। गिफ्ट के केस में मैंने आपको बताया कि गिफ्ट अगर रिलेटिव से मिलेगा तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं बनेगा, लेकिन अगर वो किसी और से मिलेगा तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाएगा, पहला पार्ट ऑफ दी सब क्वेश्चन। उसके बाद जब आप उसी गिफ्ट को बेच देंगे, बेचेंगे ना, मैं एग्जांपल बना लेता हूं, आपके किसी फ्रेंड ने आपको गिफ्ट की एक चीज 50 लाख रुपए की, तो ये 50 लाख आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चले गए, हम पेंटिंग ही कह देते हैं, पेंटिंग ही कह देते हैं। ओके, कल को आपने ये पेंटिंग मिसाल के तौर, ये तो अदर सोर्सेज में आ गया, आपने टैक्स पे कर दिया, कल को आपने ये पेंटिंग जो है वो 7 मिलियन की बेच दी, तो सवाल मेरा यहां पर यह बनता है, क्या आप जब इस पेंटिंग को बेचेंगे तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, करेंगे ना। ये तो हो गई आपकी कंसिडरेशन सेल, क्या आप कोई कॉस्ट माइनस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और वो कॉस्ट क्या होगी, वो कॉस्ट यही होगी जिस पे आपके दोस्त ने खरीदी थी, और आपके दोस्त ने हो सकता है 5 मिलियन पे खरीदी हो, तो आप वो कॉस्ट माइनस कर दें, ये ले। तो अगर मैं कुछ बोलने में गलती कर गया हूं तो माजरत, होगा ये कि अगर आपको कोई भी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, चले मैं अल्फाज यूं कर देता हूं ताकि सारा कुछ ही कवर हो जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, तो जब आप उस चीज को बेचने जाएंगे, देखिए इस ट्रांजैक्शन के दो पहलू हैं, अगर आपको कोई चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है ना, ठीक है, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी, जाएगी, कब जाएगी, जब आपको वो रिलेटिव के अलावा किसी और से मिलेगी। ये हमने अदर सोर्सेज में पढ़ लिया था, तो ट्रांजैक्शन का पहला पहलू ये हो गया, आपने उस पर टैक्स दे दिया। अब ट्रांजैक्शन का दूसरा पहलू, आप इस चीज को बेचने मार्केट में चले जाते हैं, जब आप इसको बेचने गए तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आ गया, तो जब कैपिटल गेन आ गया तो जितने का बेचा वो कॉस्ट क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट आप वही माइनस करेंगे जो देने वाले ने जितने पे खरीदी थी, अब चाहे वो इनहेरिटेंस में हो चाहे वो गिफ्ट में हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में तो फिर सब कुछ ही कवर हो जाता है, उसको किसी ने गिफ्ट दिया तो फिर अगले की कॉस्ट, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो उसकी कॉस्ट निकलेगी। ओके, हाँ बस कॉस्ट तो कहीं ना कहीं आपको डिटरमिन करनी ही पड़ेगी। इतना लंबा कितना फिरौन के दौर से चल रहा होगा, और नहीं ऐसा नहीं होता यार, चलो वैसे ही मैं पर्सनल सवाल नहीं पूछ रहा, वैसे ही अपनी फैमिली के बारे में सोच के बताओ कि आपके जो वालिद साहब के पास या वालदा साहब के पास जो प्रॉपर्टीज हैं कब से चली आ रही हैं, कितने सालों से, कितने 1960, यार ये है 40-50 साल पुरानी बात है यार, कोई बात नहीं, जितने पे खरीदा था वो तो पता ना, मार्केट वैल्यू की तो मैं बात ही नहीं कर, क्यों नहीं पता, बिल्कुल पता होगा उन्हें, आप पूछे वालिद साहब से, पता होगा, उनके पास उसकी रजिस्ट्री होगी, कागजात होंगे। यार मेरे वालिद साहब को आज तक पता है कि ये घर जिसमें मैं खरीदूं ये कितने का बना था। ओ वो यार ये आपके बारे में बातें कर रहा है फजूल फजूल जी, ये नहीं पता होगी कॉस्ट, कभी भी खरीदी हो 50 साल 60 साल 70 साल पहले, कॉस्ट तो पता होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कॉस्ट ना पता हो, मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है इससे।
नहीं देखो, जमीन अगर सही तरीके से खरीदी ना तो उसकी कॉस्ट तो है। अब अगर किसी और तरीके से आई है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा इतना अब छोड़ दे, इसने बात ही होता, वो कह रहा है हमारे वहां पे इतना सिस्टम ही नहीं होता। ये कौन सी जगह है दोस्त? नहीं ये कौन सी जगह है, ये कौन सा इलाका है? अच्छा वहां पे ऐसी जमीन दे देते हैं? नहीं क्या मतलब, वो होती किसकी है? अब मैंने दी है सर। नहीं अगर मैं जाऊं और मैं को मुझे जमीन अच्छी लग रही मुझे दे देंगे? दे देंगे लेकिन आप हमारे नाम पे भी पैसे दे देंगे। लो बात तो फिर वही आ गई ना, पैसे दे दें तो ट्रांसफर तो हो गया ना, तो बस जितने पैसे मैंने दिए होंगे वो कॉस्ट है। तो मुझे ट्रांजेक्शन कुछ समझ नहीं आ रही है। ओहो कोई पैसा तो ट्रांसफर करते होंगे ना, कि बगैर पैसों के दे देते हैं? उसको छोड़े, वो सेपरेट बात है, पैसा तो जाता है ना, तो बस वही कॉस्ट है। ओके तो बस जो आपकी जेब से पैसा गया कॉस्ट असल में वही है, बात ही है। आप बताएं ना बताएं वो अलग बात है। सवाल नंबर 5, पार्ट 1 तो आप कर ही लेंगे, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन लिख लेंगे। गुलजार इज अ पाकिस्तानी रेजिडेंट एंड ऑपरेट्स वेरियस बिजनेसेस। ही डिस्पोज ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल एसेट्स ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2018। रिक्वायर्ड है जी कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन लॉस अराइजिंग ऑन द अबव ट्रांजैक्शंस अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो आपने कैपिटल गेन लॉस निकालना है। पहली ट्रांजैक्शन, सर यहां पे डिस्कशन है या कंप्यूटेशन है? ओ ब्रो you'll have to compute bro. An immovable property was sold for rupees 50 million। आपने एक प्रॉपर्टी 5 करोड़ की बेच दी। The cost of the property was 25 million। ओ ब्रो कैश याद है कुछ, कैश में नहीं देना। ओके टैक्स डेप्रिसिएशन ऑफ 4 million had been allowed on the property up to the tax year 2017। बता दें कितना गेन कितना लॉस जी? वो मुझे गेन लॉस बता देना। 2 नंबर का सवाल है, नहीं करेंगे तो 48 का मैसेज आ जाएगा, फिर रोते रहेंगे पूरा सेशन, 2 नंबर आ जाते। हाँ जी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन लॉस? 25। भाई ने कहा 25 इज द गेन। पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा 29 होगा, दूसरा गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जी। खामोश खामोश है, क्या जवाब होना चाहिए इसका? सोल्यूशन देख रहे हैं मतलब अच्छा ओके जी जी कोई सवाल? हाँ तो कॉस्ट गेन बता देना, कैपिटल गेन कितना होगा? ओ भाई ये कैपिटल एसेट ही नहीं है, अजीब लोग हो। उसने रिक्वायरमेंट में क्या पूछा हुआ है? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन। ओ कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन होता है कैपिटल एसेट को जो बेचने पे आता है, कैपिटल एसेट है। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, ये तो बिजनेस एसेट बन गया, ये तो बिजनेस की बिल्डिंग बन गई है। तो बिजनेस की बिल्डिंग तो इस चैप्टर में आती नहीं है। इसका आंसर होगा दिस इज नॉट अ कैपिटल एसेट। गो अवे यू एग्जामिनर, ये लिख के आ जाइएगा। ओके दिस इज नॉट अ कैपिटल एसेट। अच्छा गो अवे ना लिख के आइएगा। पॉइंट नंबर, हम कोई गुलाम है? सॉरी भाई। A car was disposed of rupees 1.2 million। The car was acquired on Yakam July 16। The tax WDV of the car at the beginning of the year was इतने। The car was being, क्या फजूल बातें करी जा रहा है? The rate, सर ये भी कैपिटल एसेट नहीं है। अब तो आपको पता लग गया ना, अब तो पता लग गया। दिस इज ऑल्सो नॉट अ कैपिटल एसेट। एन एंटीक मुजस्मा, ये फिरौन का मुजस्मा होगा। was purchased for रुपीज 3.5 लाख। नहीं फिरौन का नहीं होगा, फिरौन का इतना सस्ता नहीं हो सकता। on 30 अगस्त 2000 आपने 30 अगस्त 2000 को एक मुजस्मा खरीदा 3.5 लाख रुपए का। इट वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 15 लाख और थ्रू ऑक्शन, नीलामी में आपने बेच दिया। द ऑक्शनर वॉज पेड अ कमीशन ऑफ 1.5 लाख। जो बंदा वो होता है ना थोड़ा मारा होता है, 3.5 लाख 1, 3.5 लाख 2, उसकी बात हो रही है, उसको ऑक्शनर कहते हैं। उसको 1.5 लाख रुपया दे दिया। टैक्स वॉज डिडक्टेड एंड पेड बाय द गुलजार क्या होता है? पेड बाय गुलजार फ्रॉम द अमाउंट ऑफ कमीशन विद इन ड्यू डेट। हाँ जी क्या करूं इसमें, क्या होगा? ये तो पता ही है कैपिटल गेन है, स्कल्पचर तो आपको पता है इसमें आता है जी। क्या करूं सर जी? आपने 15 लाख का बेचा, खरीदा कितने का था? माइनस कर सकते हैं क्या? कमीशन माइनस करने की इजाजत है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में? बिल्कुल है। कहां लिखा है कि खर्चे माइनस नहीं हो सकते? कौन सा वाला?
कौन सा बेचने पे, तो 1.5 लाख आ तो गया, बता दिया उसने, ऑक्शन को दिया, इसके अलावा तो कोई खर्चा नहीं होगा। ये ले, तो बस जो गेन लॉस आएगा वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, खत्म हुई बात। सर ये सिक्योरिटी है 4.5, वो लिस्टेड सिक्योरिटी की बात थी सिर्फ, जो हम एनसीसीपीएल के थ्रू बेचेंगे। सर देखा, कंफ्यूज होना शुरू हो गया, अभी 3 चैप्टर पढ़े हैं, अभी पूरा टेक्स्ट पढ़ेंगे तो देखो क्या होती है। इसलिए कहता हूँ साथ साथ पढ़ा करें, रिवाइज किया करें, ये एंड पे ऐसा मिक्स होना ना तो गुडमुड हो जाना सारा, फिर प्रॉपर्टी कैपिटल गेन होगी, सैलरी बिजनेस में जा रहा होगा, बिजनेस जो है अदर सोर्सेज में जा रहा होगा, ये हालात बने होंगे, और एंड पे मुझे मैसेज कर रहे होंगे सर 3 दिन रह गए सारा गया। मैं कहूँगा कोई बात नहीं, अगला सितंबर अवेलेबल है ना, दे देना, ये जवाब हो सकता है। इसलिए साथ साथ पढ़ते रहो खुदा के बंदो, मैंने पहले भी कहा है, रिवीजन करते रहो, सोते रहते हो सारा दिन, ट्रिप पे जाना है इन्होंने, उधर जाना है इन लोगों ने, स्पोर्ट्स डे पे क्रिकेट खेलनी है, पढ़ना नहीं है, तो नहीं कौन लोग है। लिस्टेड सिक्योरिटीज वर सोल्ड एज फॉलोज, ले जी हमने लिस्टेड सिक्योरिटीज बेची, पहली सिक्योरिटी 2017 में खरीदी। सर क्या सिक्योरिटीज के लिए डेट ऑफ परचेज रेलेवेंट है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, आपको पता है। परचेज कॉस्ट 3,20,000, डेट ऑफ सेल 8 जून 18, सेल प्रोसीड 6 लाख। जी क्या करना पड़ेगा इसके अंदर? जी सर टेबल देखना पड़ेगा, टेबल के 3 कॉलम थे, यकम जुलाई 2013 से पहले वाले 0%, यकम जुलाई 13 से 30 जून 22 वाले 15%, यकम जुलाई 22 से लेकर 30 जून 24 वाला होल्डिंग पीरियड, और यकम जुलाई 24 के बाद 15%, ऐसे ही था। तो इन पे तो स्ट्रेट 15% लग रहा है, तो सर 6 लाख में से 3,20 माइनस करें, गेन पे 15% लगा दें, और दूसरी सिक्योरिटी भी सेम है भाई, 15% फ्लैट, 7 लाख माइनस 6.5 लाख, 50,000 रुपए लगा दें 15%। अच्छा आपको ये सवाल बड़ा आसान लग रहा है? ओके सर ये इससे पहले ना टैक्स रेट्स कुछ और थे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था ये, अब टैक्स रेट चेंज हो गया ना, इसलिए आपको बड़ा सिंपल लग रहा है। तो अक्सर टैक्स के सवालों में ना ये प्रॉब्लम होती है कि ये सवाल ना देखें 2013 का सवाल है ये, तब जो टैक्स के कवानीन होंगे ना उसके हिसाब से ये सवाल जो है ना ये कुछ और होगा, मतलब सवाल यही होगा, सोल्यूशन कुछ और होगा। तो हमें जब टैक्स चेंज होता है ना तो हर पास पेपर के सोल्यूशन चेंज करने पड़ते हैं हमें आज के कानून के मुताबिक। ओके इसीलिए आपने वेबसाइट पे जाके ना क्वेश्चन पेपर तो उठा ले रहे हैं, सोल्यूशन नहीं उठाने, क्योंकि वो पुराने पड़े हुए, वो पुराने कवानीन के मुताबिक है। तो बहुत से ऐसे, क्योंकि कैपिटल गेन शायद वो चैप्टर जिसमें सबसे ज्यादा तब्दीली हुई है, सबसे ज्यादा तब्दीलियां इस चैप्टर में हुई हैं, तो इसलिए ना इसके चेंजिंग होती रहती है। तो हम अब ये सवाल देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन असल में ये ऐसा था नहीं, जब कानून था तब ये सवाल और तरह का था। अच्छा जी हम सवाल नंबर 6 भी नहीं कर सकते, उसकी वजह ये है कि इसके अंदर भी इनकम फ्रॉम सैलरी की बाकियात पाई जाती हैं, छोड़ दें। सवाल नंबर 10 पे आइए, बल्कि सवाल नंबर 8 पे आइए, पहले 7 को छोड़ें, अभी 8 पे आइए। नजम हैड परचेज अ घर इन 2001 फॉर ₹20 million. On Yakam July, Najam entered into agreement with Zamir for sale of the house for 25 million. As per the terms of the agreement, Najam received 5 million on the day the contract was signed and the balance amount was to be paid on 3 September. However, due to financial difficulties, Zamir failed to pay the balance amount on due date and consequently, Najam forfeited the advance in accordance with the terms of the agreement. On 15 फरवरी 7, Najam sold the house to Farid for 3 million. Advised Najam about the taxability of the above transaction. कैलकुलेशन नहीं चाहिए, नसीहत चाहिए। तो सर दो बातें हुई हैं, एक तो ये कि 5 मिलियन का आपको एडवांस मिल गया जो कि आपने फॉरफेट कर लिया, क्या करूं इसे? ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग हो और उसके बदले में अगर आपको कोई पैसे मिल जाए और आप उसको फॉरफेट कर दें तो वो 5 मिलियन किधर जाएगा? वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। उसके बाद आपने ये घर 30 मिलियन का बेच दिया, तो सर 30 मिलियन का बेचा, पहली लाइन में लिखा हुआ है कि जी 20 मिलियन कॉस्ट है, गेन निकालें, गेन निकालने के बाद वही जो आपको बताया था चेक करें होल्डिंग पीरियड कितना है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, और रेट लगा के तो टैक्स निकाल लें, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि उसने डिवाइस कहा हुआ है सिर्फ। ओके तो सेपरेट ब्लॉक के तौर पे ये जाएगा, कोई सवाल मुश्किल बात नहीं थी ये। चले आगे यार, मतलब कोई टेंशन हो गई है जिंदगी में। सवाल नंबर 9 जनाब। सर बिल्कुल, थोड़ा बहुत अपने वर्ड में लिखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। Saleha is a resident person. She disposed of the following assets during the tax year 2007. Under the provisions of income tax ordinance, discuss the taxability of each of the above transaction in the context of capital gain. ले जी अलग अलग ट्रांजेक्शन है, इनकी भी डिस्कशन करनी है। A painting which she inherited from her father was sold for 1250.
द मार्केट वैल्यू ऑफ द पेंटिंग एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस वाज 1550, द पेंटिंग वाज परचेज बाय हर फादर फॉर 13 लाख। जी क्या करना है? हाँ जी 15 लाख, सॉरी 12,50,000 की बेची है, क्या कॉस्ट 1550 होगी या 13 होगी? 13 होगी, जितने में वालिद साहब तो 50,000 का लॉस आ गया, और आपको पता है लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता। आगे चलें। शी सोल्ड ज्वेलरी फॉर रुपीज 23 लाख विच वॉज परचेज बाय हर हस्बैंड इन मार्च 2005 फॉर रुपीज 13 लाख एंड गिफ्टेड टू हर ऑन द सेम डेट। जी 23 में से 13 माइनस कर दें। ओके अच्छा आप गौर करें, सवाल रिपीट होते हैं, ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। शी डिस्पोज ऑफ हर कार फॉर रुपीज, सर मेरे ख्याल में सवाल को यहीं छोड़ देना चाहिए क्योंकि गाड़ी इज नॉट अ कैपिटल एसेट, और इसने आंसर में लिखा हुआ है डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल गेन लॉस। तो सिर्फ उसने पूछा है कैपिटल गेन लॉस बताओ, मुझे बिजनेस गेन लॉस मत बताओ। तो सर ये कैपिटल एसेट है ही नहीं, तो इसका आंसर है इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। ऑन 20 अक्टूबर शी सोल्ड अ डाइनिंग टेबल, यही खत्म कर दें सवाल, डाइनिंग टेबल भी कैपिटल एसेट नहीं है। ओके 10वें पे आइए। जहीर सोल्ड अ पेंटिंग टू हिज भाई ऑन 10 अप्रैल 2017 फॉर 20 लाख। जहीर हैड परचेज दिस पेंटिंग फॉर हिज रेजिडेंस इन एन ऑक्शन ऑन 14 अगस्त फॉर रुपीज 18 लाख। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कंप्यूट टैक्सेबल इनकम और लॉस अंडर करेक्ट हेड ऑफ इनकम। जी क्या करना है बताइए? सर 20 की बेची, 18 की कॉस्ट, 2 लाख का गेन, खत्म हुई बात। 2 लाख का गेन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में चला जाएगा, वो 2 नंबर में इतना ही आता है भाई। Haris sold 2 of his personal vehicles during the current year and earned profit 5.5 lakh. Discuss the taxability of profit earned by Haris in the context of capital gain loss. Sir, it is not a capital asset, therefore it will not be charged under the head income from capital gain. खत्म हुई बात। यार इतने आसान सवाल आते हैं, अब आप फिर भी पास नहीं होते यार, मुझे तो ये समझ नहीं आती। इससे आसान सवाल हो सकते हैं और कोई? आपका सिर्फ 7वां सवाल रह गया, ये 7वें का बी पार्ट जो है ना, ये मैं इंशाल्लाह आपको ना ट्यूसडे को कराऊंगा। हम अगले चैप्टर पे चलें। ओ यार क्यों? भाई ने बोला ट्यूसडे को तो ट्यूसडे को, बस खत्म हुई बात। अब भाई हमारा फिर बताइए कौन सी लाइन थी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में? जी 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 नहीं नहीं, देखें पूरा जुमला पढ़ें। फॉर क्या लिखा हुआ है? आगे पढ़े, आगे टू एक्सप्लोर नेचुरल रिसोर्सेज। ये बात लिखी होगी तो अदर सोर्सेज, नहीं लिखी होगी तो फिर प्रॉपर्टी। बिल्कुल ऐसे ही है, ये पूरा जुमला इकट्ठा है। ठीक है जी। क्वेश्चन 14 प्रॉपर्टी का बिल्कुल रहता है, ट्यूसडे को करते हैं। अल्लाह हाफिज।